हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर फर्स्ट अपने डिस्कस करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल बेसिक से होगा थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले अपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन करेंगे, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स है क्या। देखो, साथ साथ में यार नोट्स बनाते रहना अपने, ठीक है। नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं लिखवाता रहूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। हर एक पॉइंट को लिखवाते हुए चलूँगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं यहाँ पे। जो भी थर्मोडायनेमिक्स से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है जो बन सकते हैं वो भी साथ साथ में करवाता रहूँगा। यहाँ पे एमसीक्यू भी साथ साथ में करवाता रहूँगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ साथ में यहाँ पे लिखवाऊंगा, पॉइंट की फॉर्म में लिखवाऊंगा। तो साथ साथ में लिखते रहना, अपने नोट्स बनाते रहना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाद में एक बार लेक्चर देख के इस टाइप का लिख लो कि बार बार लेक्चर देखने की जरूरत ना पड़े, कि एक बार लेक्चर देखा काम खत्म हो गया, उसके बाद में अपने नोट्स को रिवाइज करते रहो। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? यदि अपने थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे देख सकते हो, इसको हिंदी में उष्मागतिकी भी कहते हैं। थर्मो प्लस डायनेमिक्स, दो वर्ड है यहाँ पे, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। उष्मागतिकी, हिंदी में उष्मागतिकी कहते हैं। थर्मो, थर्मो का यहाँ पे मतलब है हीट, हीट या उष्मा, और डायनेमिक्स का मतलब है मैकेनिक्स। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली अपने क्या करते हैं, हीट की मैकेनिक्स को पढ़ते हैं। मैकेनिक्स मतलब, मैकेनिक्स सभी ने पढ़ा होगा, जिसको यांत्रिकी कहते हैं अपने हिंदी में। मैकेनिक्स का मतलब है यहाँ पे मोशन। ठीक है, अपने मोशन को स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स में क्या करते हैं, कोई पार्टिकल है हमारे पास में, एक सिंगल पार्टिकल है, किसी भी टाइप का वो पार्टिकल हो सकता है, उस पार्टिकल के मोशन को अपने स्टडी करते हैं। इनिशियल क्या पोजीशन है उसकी, उसकी क्या फाइनल पोजीशन है, उसको अपने प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे न्यूटन्स लोग आपने यूज करते हैं। मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, प्रशांत सर पढ़ा रहे हैं मैकेनिक्स, कोई एम मास का पार्टिकल है, उस पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन यदि हमें पता है, इनिशियल कंडीशन उसकी हमें पता है। इनिशियल कंडीशन का मतलब इनिशियली उसकी क्या पोजीशन है, उसकी क्या स्थिति है, उसका क्या मोमेंटम है, उसका क्या संवेग है, इसके बारे में हमें पता है। उसकी एनर्जी क्या है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, उसकी इनिशियल नॉलेज है हमें पार्टिकल की, कि किस स्थिति में है वो। ठीक है, तो अपने उसकी फाइनल पोजीशन को, फाइनल मोमेंटम को, इन सब को प्रेडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ का यूज करके अपने फाइनल चीजें बता सकते हैं, उसका फ्यूचर बता सकते हैं। सेम उसी टाइप से थर्मोडायनेमिक्स में भी क्या करते हैं, और यहाँ पे जो इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज में किसी भी सिस्टम को जाने में जो काम होता है वो किसके द्वारा होता है, फोर्स के द्वारा। तो यहाँ पे एक फोर्स लगाते हैं अपने, फोर्स लगाते हैं तो ये पार्टिकल मूव करता है और इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। इनिशियली कुछ पोजीशन थी, फाइनल कुछ पोजीशन होगी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, निर्देश तंत्र भी कह देते हैं जिसको, कार्टेशियन निर्देश तंत्र, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड, जिसमें लेट्स से एक पार्टिकल है एम मास का। ठीक है, इसकी पोजीशन ये है इनिशियली एक्स वाई जेड। ठीक है, और इस पे एक फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। लेट्स से वो इस पोजीशन में आ जाता है, इसकी वजह से आता है, फोर्स की वजह से। तो फोर्स इसकी पोजीशन को चेंज कर देता है। इन सिमिलर वेज थर्मोडायनेमिक्स में भी हमारे पास में, जैसे यहाँ पे हमारे पास में एम मास का पार्टिकल था, उसी टाइप से हमारे पास में थर्मोडायनेमिक्स में भी हमारे पास में एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम होगा। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, उष्मागतिकीय निकाय, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, इसको अपने कह देते हैं उष्मागतिकीय निकाय। ठीक है, जो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम होगा हमारे पास में, व्हाट इज थर्मोडायनेमिकल सिस्टम? थर्मोडायनेमिकल सिस्टम का यहाँ पे मतलब है, हमारे पास में एक कंटेनर होगा जिसके अंदर हमने गैस फिल की होगी। कोई भी किसी भी टाइप की गैस हो सकती है, इट कैन बी ए रियल गैस, इट माइट बी ए आइडियल गैस, रियल गैस, किसी भी टाइप की ये गैस हो सकती है। ठीक है, ये गैस फिल की हुई है हमने, और इसके ऊपर हमने एक पिस्टन लगा रखा है। दिस इज आवर पिस्टन। ये हमारे पास में है थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। अब इस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, ये हमारे पास में थर्मोडायनेमिकल सिस्टम जिसमें हमने गैस फिल की हुई है। अब इस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की भी एक स्टेट है। जैसे हमारे पास में मैकेनिक्स में कोई पार्टिकल है, उसकी एक स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज किया। ये एम मास का पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है, तो इसकी पोजीशन को हमने किसके रिस्पेक्ट में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमने इसको रिप्रेजेंट किया, भाई इसकी R1 पोजीशन है। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में हमने रिप्रेजेंट किया। सिमिलर वे में जब ये एम मास का पार्टिकल पे कोई फोर्स लगता है, तो सिमिलर वे में ये एम मास का पार्टिकल मूव कर जाता है।
मूव कर जाता है तो इसकी पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। R1 थी पहले, अब इसकी जो पोजीशन हो जाती है वो R2 हो जाती है। इन सिमिलर वेज, किसकी वजह से? फोर्स लगने की वजह से। इन सिमिलर वेज जो हमारे पास में थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है उसकी भी एक स्टेट होगी जिसको अपने कहेंगे थर्मोडायनेमिकल स्टेट। अब जो थर्मोडायनेमिकल स्टेट होगी उसको अपने कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? थर्मोडायनेमिकल स्टेट। थर्मोडायनेमिकल स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कोई बताएगा यहाँ पे थर्मोडायनेमिकल को, जो थर्मोडायनेमिकल स्टेट है किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द थर्मोडायनेमिकल स्टेट? मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इन क्वांटम, इन मैकेनिक्स हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्टेट को रिप्रेजेंट किया था, सिंपल एक पार्टिकल की। लेकिन थर्मोडायनेमिकल जो स्टेट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को लेना पड़ेगा पीवी कर्व। तो पीवी कर्व से अपने रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे वहां पे एक्स वाई जेड कर्व लिया था हमने, ये एक्स वाई जेड कर्व था, यहाँ पे लेंगे अपने पीवी कर्व। पीवी कर्व में जो एक अंदर पॉइंट होगा, ये कोई पॉइंट होगा, ये पॉइंट एक V1 वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, एक P1 प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। P1 प्रेशर है, V1 वॉल्यूम है और T1 इसका टेम्परेचर होगा। तो कोई भी गैस है हमारे पास में, ये थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, तो इसकी जो स्टेट होगी वो होगी P1 T1, P1 V1 T1, दैट इज द थर्मोडायनेमिकल स्टेट। नाउ अब क्या करेंगे अपने? अब इसको यदि अपने हीट प्रोवाइड करें बाहर से, डेल्टा क्यू उष्मा दें, इसको हीट दें, तो हीट देने की वजह से क्या होगा? इसकी जो स्टेट है, इसका अंदर का प्रेशर चेंज होगा, इसका अंदर का वॉल्यूम चेंज होगा, इसका अंदर का टेम्परेचर चेंज होगा। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों चेंज होंगे, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट चेंज हो जाएगा, ये पॉइंट कहीं यहाँ आ जाएगा। प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया। ठीक है, तो इसकी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम चेंज हो गया। तो इसमें देखो इसकी पहले थर्मोडायनेमिकल जो सिस्टम था उसकी इनिशियल स्टेट थी एक, और हीट देने की वजह से या हीट निकालने की वजह से, हीट निकाल भी सकते हो, हीट दे भी सकते हो। ठीक है, हीट दोगे तो पॉजिटिव होगी, हीट निकालोगे तो नेगेटिव होगी। हीट देने की वजह से, हीट निकालने की वजह से उसमें कुछ चेंजेस हुए, वो जो चेंजेस है उनको ही स्टडी करते हैं अपने। हीट की वजह से चेंजेस होते हैं थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में, तो हीट की वजह से जो चेंजेस होते हैं उनको स्टडी करना ही थर्मोडायनेमिक्स है। हीट की मैकेनिक्स को स्टडी करना ही थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो थर्मोडायनेमिक्स। वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है डेफिनेशन, ये इंट्रोडक्शन है, यहाँ से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बस इंट्रोडक्शन करना जरूरी है ताकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तुम्हारे। थर्मोडायनेमिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ मैकेनिक्स ऑफ हीट, मैकेनिक्स ऑफ हीट, हीट की मैकेनिक्स को स्टडी करना ही थर्मोडायनेमिक्स है। बस इतना इंट्रोडक्शन इनफ है। बोलना चाहूँ तो मैं 2-3 घंटे बोल सकता हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट में, बट तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि अपने कंसिडर करें तो इट इज़ मोर देन इनफ। थर्मोडायनेमिक्स जो इंट्रोडक्शन पार्ट है काफ़ी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने इस पर लेक्चर नहीं देंगे, बाकी अपने ज़्यादा अपने जो फोकस करेंगे वो कंटेंट पे फोकस करेंगे, जितना तुम्हें रिक्वायर्ड है तुम्हारे एग्जाम के लिए उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन से कुछ भी नहीं पूछा जाता, वो हिस्ट्री में जाने से कुछ भी नहीं मिलेगा हमें कि हिस्ट्री बताऊँ मैं इसकी, ये सब चीज़ें करें, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं यहाँ पे जो एक टॉपिक है यहाँ पे, दैट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम? थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के बारे में हमने स्टडी कर लिया, अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में अपने स्टडी कर लेते हैं, और ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम से ही रिलेटेड। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ पे यदि हमारे पास में लेट्स से वी हैव टू सिस्टम, दो सिस्टम है हमारे पास में, ये दो सिस्टम और दोनों को आपस में कांटेक्ट में रखा है हमने। लेट्स से ये दिस इज सिस्टम ए, दिस इज सिस्टम बी, और ये जो वॉल है वो कंडक्टिंग वॉल है, ये जो दीवार है इन दोनों के बीच में वो कंडक्टिंग वॉल है। कंडक्टिंग वॉल्स का मतलब है कि हीट है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर कर सकती है। इनिशियली लेट्स से इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है, और T1 की वैल्यू T2 से ज़्यादा है। इसका मतलब जो ए सिस्टम है, ये थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, लेट्स से इसमें भी कोई गैस रखी हुई है हमने, दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ गैस, और इसमें भी कोई एक हमने गैस रखी हुई है, वो अलग टाइप की गैस है, लेकिन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है। टेम्परेचर डिफरेंट होने की वजह से दोनों का प्रेशर, वॉल्यूम भी, वॉल्यूम लेट्स से वी आर टेकिंग द वॉल्यूम सेम, बट वॉल्यूम सेम है बट
टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से प्रेशर का भी डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, कंडक्टिंग वॉल है, इट मीन्स हीट कैन ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर हो सकती है। तो हीट किस साइड ट्रांसफर होगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट हमेशा ट्रांसफर होगी, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। और कब तक ट्रांसफर होगी हीट, जब तक इन दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। जब इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, देर इज नो फर्दर हीट ट्रांसफर, उसके बाद में कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। देर इज नो फर्दर हीट ट्रांसफर, कोई भी हीट का बाद में ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, जब टेम्परेचर दोनों का सेम हो जाएगा। तो इसे अपने कहेंगे, अब ये जो दोनों सिस्टम है, इस स्थिति में जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन टू सिस्टम इफ ड्यूरिंग कंडक्टिंग वॉल। यदि हम कंडक्टिंग वॉल को रखें, दोनों के बीच में कंडक्टिंग वॉल है, और उसके बाद भी इफ देर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, दोनों सिस्टम में कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं हो कंडक्टिंग वॉल होने के बावजूद भी, ठीक है, तो वो जो दोनों सिस्टम होंगे वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, और इसको ही अपने कहेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। जो वॉल है वो कंडक्टिंग वॉल है। हाँ, वॉल को अलग अलग, वॉल को तुम नॉन कंडक्टिंग रख लोगे, एडियाबैटिक वॉल रख लोगे। एडियाबैटिक वॉल का मतलब है रुद्धोष्म दीवार, एडियाबैटिक को हिंदी में रुद्धोष्म कह देते हैं, ठीक है। एडियाबैटिक वॉल रख लोगे तुम, जो दीवारें हैं वो एडियाबैटिक रख लोगे। एडियाबैटिक का मतलब देर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। तब अपने इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन नहीं बता सकते वहां पे, क्योंकि वहां पे ऑब्वियसली टेम्परेचर अलग अलग होना ही। तब हम नहीं कहेंगे कि दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में। थर्मल इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ही यही है, दोनों सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो सेम है। ये जो कंडीशन है वो एसेंशियल कंडीशन है थर्मल इक्विलिब्रियम की, कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो। तो यहां से हमारे पास में एक और टॉपिक निकल के आता है, दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अपने बात करें, व्हाट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सिंपल, लेट्स से वी हैव थ्री सिस्टम। लेट्स से हमारे पास में तीन सिस्टम, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। लेट्स से ए और बी आपस में थर्मली कनेक्टेड है, हीट ट्रांसफर हो सकती है, तो ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। लेट्स से ए और बी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम पता लग गया तुम्हें क्या है। थर्मल इक्विलिब्रियम को अपने इसको इक्विलिब्रियम को अपने इक्विलिब्रियम को अपने हिंदी में साम्यावस्था भी कहते हैं, ठीक है, उष्मीय साम्यावस्था। इक्विलिब्रियम इज साम्यावस्था। तो ए बी और जो सी सिस्टम है, यदि ये ए और बी यदि थर्मल इक्विलिब्रियम में है, उष्मीय साम्यावस्था में है, और ए और हमारे पास में ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में, और ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में, यदि ए और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो बी और सी भी हमारे जो है वो दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ये तीनों आपस में थर्मल, यदि दो सिस्टम एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मान लो ए और बी दोनों सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो तीनों का जो टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका T1 है, तो इसका भी T1 होगा कि यदि ए सी और बी सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो इसे अपने कहेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन ये होगी, इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम सेपरेटली आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। यदि दो सिस्टम है वो सेपरेटली एक सिस्टम के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो तीनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। लिख देता हूं डेफिनेशन यहां पे, इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल, हो सकता है एक दो लेक्चर स्पीड कम रहे, लेकिन आगे स्पीड बढ़ जाएगी। इफ टू सिस्टम, स्टार्टिंग में स्पीड काफी कम रहती है, लेकिन धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी। इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम
thermal equilibrium with a third system separately, with a third system separately, with a third system separately are in thermal equilibrium with each other। एक दूसरे के साथ में तीनों जो सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ये हमारे पास में है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ये जो लॉ है वो सबसे मतलब बाद में आया था, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बाद में ये लॉ दिया गया था। किसने दिया था ये लॉ? और ये लॉ दिया था RH फॉलर ने। ठीक है, ये लॉ दिया था। वैसे ये नहीं पूछा जाएगा किसने दिया था, बट बाई चांस यदि पूछ ले तो RH फॉलर ने इस लॉ को दिया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बाद में ये लॉ दिया गया था। ठीक है, इस वजह से, और ये सबसे बेसिक लॉ था लेकिन दिया बाद में गया था, इस वजह से इसका नाम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रख दिया गया, और कोई रीजन नहीं था। ठीक है, अब अपने डिस्कस करते हैं यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। काफी इंपॉर्टेंट है और इसके इर्द गिर्द ही कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स घूमेगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सबसे बेसिक लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, सबसे पहले मैं इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिख देता हूं। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सबसे पहली बात तो ये एक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है। एनर्जी कंजर्वेशन को अपने एनर्जी को ऊर्जा भी कह देते हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास में कंजर्वेशन, तुम्हें पता है संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ये लॉ को नियम कह देते हैं, ऊर्जा संरक्षण का ये नियम है। एनर्जी जो कंजर्वेशन लॉ है हमारे पास में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म ये याद रखना तुम्हें, मैथमेटिकल फॉर्म जो होगी वो होगी डेल्टा क्यू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब यहाँ पे देखो, यहाँ वर्ड डेल्टा लिखा है, यहाँ डी लिखा है, यहाँ डेल्टा लिखा है, इसका भी एक रीजन है। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये मैथमेटिकल फॉर्म आती क्या है, कैसे है, क्या है ये, इसके बारे में अपने एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे जो डेल्टा क्यू है वो हीट ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करता है, ऊर्जा का कितना ट्रांसफर हुआ। डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और डेल्टा डब्ल्यू यहाँ पे वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है, कितना वर्क गैस ने किया या गैस के ऊपर कितना वर्क हुआ, वर्क डन बाय गैस और ऑन द गैस। तो ये हमारे पास में है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तीनों की जो यूनिट है वो, इन जो डेल्टा क्यू है, चाहे डी यू है, चाहे डेल्टा डब्ल्यू, तीनों एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों की जो यूनिट होगी वो जूल होगी तीनों की। अब बाकी जूल को ये मैकेनिक्स में आई थिंक सर पढ़ाएंगे तुम्हें, जो यूनिट एंड डायमेंशन वाला जो चैप्टर है वो पढ़ाएंगे, उसमें अलग अलग यूनिट कन्वर्जन वाला पता होना चाहिए। जूल को अर्क में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो वो यूनिट एंड डायमेंशन वाला जरूर कर लेना, एक क्वेश्चन जरूर वहां से पूछा जाता है। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा क्यू हीट ट्रांसफर, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन। आता कैसे है, ठीक है, वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं तुम्हें, तो ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाए तुम्हारा इसमें। ठीक है, प्रूफ क्या है इसका, कैसे ये डेवलप हुआ। एनर्जी कंजर्वेशन, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इट रिप्रेजेंट द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। MCQ टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को ये रिप्रेजेंट करता है। एनर्जी कंजर्व रहती है, कैसे रिप्रेजेंट करता है ये भी समझ में आ जाएगा। अभी देखो, जैसे ये हमारे पास में थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, दिस इज आवर थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, एक गैस फिल की हुई है। अब ये जो गैस है वो आइडियल गैस भी हो सकती है, रियल गैस भी हो सकती है। व्हाट इज आइडियल गैस, व्हाट इज रियल गैस, वो अभी एक्सप्लेन करेंगे अपने। ठीक है, दिस इज आवर पिस्टन,
इस गैस का एक इनिशियल प्रेशर है, एक इनिशियल वॉल्यूम है, एक इनिशियल टेम्परेचर है, और इसकी जो स्टेट है इसको अपने पीवी कर्व में रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी एक पॉइंट से। लेट्स से दिस इज आवर पॉइंट, दिस इज द इनिशियल कंडीशन ऑफ द गैस P1, V1 एंड T1। नाउ दिस पिस्टन इज फिक्स पोजिशन, जो पिस्टन है वो इक्विलिब्रियम पोजिशन पे, इट इज नॉट मूविंग, इट इज एट स्टेबल पोजिशन। स्टेबल पोजिशन पे है, साम्य अवस्था में है, मूव नहीं कर रहा। मूव नहीं कर रहा इट मीन्स इट इज इन इक्विलिब्रियम पोजिशन, मीन्स जितना प्रेशर ऊपर से लग रहा है उतना ही प्रेशर नीचे से लग रहा है, जितना फोर्स ऊपर से लग रहा है उतना ही फोर्स पिस्टन पे नीचे से लग रहा है, इसी वजह से नहीं मूव कर रहा। नाउ अब अपने क्या करें, यहाँ पे अपने हीट ट्रांसफर करते हैं। लेट्स से वी आर प्रोवाइडिंग सम हीट डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू हमने हीट दी, हीट कैसे देंगे, इसको नीचे से गर्म करके, नीचे से गर्म करो इसको, हीट देंगे। तो हीट देने की वजह से क्या होगा, हीट देने की वजह से सबसे पहले तो इसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका टेम्परेचर T2 हो गया। प्रेशर चेंज होगा, प्रेशर वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है। जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो रिलेटेड होंगे वर्क डन से, वो रिलेटेड होंगे किससे, वर्क डन से। वर्क डन से क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं, बट प्रूफ करने की हमें जरूरत नहीं है। मैं पूरा प्रूफ कर सकता हूँ कि P और V वर्क डन से कैसे रिलेटेड है, बट तुम्हारे काम का नहीं है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है। हमें नहीं मतलब कि वो कैसे वर्क डन से, हमें पता है हाँ भाई ये वर्क डन है, ठीक है। P और जो V है वो वर्क डन से रिलेटेड है। क्या होगा जब अपने इसको हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा, अंदर का टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ में पिस्टन ऊपर की ओर मूव करेगा, पिस्टन पे नीचे से प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, पिस्टन पे नीचे से फोर्स बढ़ेगा। प्रेशर क्या होता है, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स और प्रेशर ऐसे रिलेटेड है ना, ये याद रखना फॉर्मूला, मैकेनिक्स में तुम पढ़ोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फोर्स और प्रेशर में ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो फोर्स बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा अंदर से, तो प्रेशर और वॉल्यूम बढ़ेंगे। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम इज रिलेटेड टू वर्क डन एंड टेम्परेचर इज रिलेटेड टू इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। जो टेम्परेचर है वो किससे रिलेटेड है, इंटरनल एनर्जी से, आंतरिक ऊर्जा से, जिसको अपने यू से लिख देते हैं। तो इसकी आंतरिक ऊर्जा पहले कुछ थी, कुछ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी मतलब उसके अंदर की एनर्जी। अब जो इंटरनल एनर्जी, इसमें बहुत सारी टर्म आ जाती है। इंटरनल एनर्जी अपने पूरा डिस्कस करेंगे अभी। इंटरनल एनर्जी में बहुत सारी टर्म आ जाती है, उसकी ट्रांसलेशन एनर्जी, उसकी रोटेशन एनर्जी, उसकी वाइब्रेशन एनर्जी, उसकी मोलिकुलर एनर्जी, वाइब्रेशन, मोलिकुलर, ठीक है, इंटरेक्शन एनर्जी, बहुत सारी टर्म आ जाती है। इंटरनल एनर्जी कोई एक सिंगल एनर्जी नहीं है, इंटरनल एनर्जी कंटेन लोड्स ऑफ टर्म, लोड्स ऑफ एनर्जी टर्म। ट्रांसलेशन एनर्जी उसके मोली जो पार्टिकल है गैस के वो ट्रांसलेट कर रहे हैं, रोटेशन वो रोटेट कर रहे हैं मॉलिक्यूल, वाइब्रेशन जो वाइब्रेट कर रहे हैं उनकी वजह से एनर्जी है, ठीक है। मोलिकुलर एनर्जी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की वजह से, इंटरेक्शन एनर्जी मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपस में एक इंटरेक्शन है उनके बीच में, ठीक है, उसकी वजह से एक एनर्जी है, दैट इज इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास में डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी हमारे पास में होंगी, दैट इज इंटरनल एनर्जी। बट अपने यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी है, यहाँ पे जो गैस कंसीडर करेंगे मोस्टली वो आइडियल गैस कंसीडर करेंगे। आइडियल गैस अपने आगे डिस्कस करूंगा मैं तुम्हें, व्हाट इज आइडियल गैस, कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। आइडियल गैस क्या होती है, आदर्श गैस क्या होती है। लेकिन जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ टेम्परेचर का ही फंक्शन है, और आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है उसमें सिर्फ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी आएगी, रोटेशन आएगी और वाइब्रेशन आएगी, और कोई एनर्जी कंटेन नहीं होगी। तीन टाइप की एनर्जी होगी और ये तीनों टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो जैसे ही हीट देंगे अपने, हीट देने की वजह से यदि रियल गैस है वो, तो सिर्फ ये तीन नहीं होगी, तीन के अलावा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ये एनर्जी भी होगी, तो सिर्फ वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। ये लिखवा देता हूँ, फॉर रियल गैस, और रियल गैस की बात करें तो इंटरनल एनर्जी
टेम्परेचर के साथ साथ में कुछ अदर फैक्टर पे भी डिपेंड करती है। एक्स को अदर फैक्टर लिख लो, नॉट ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर बट सम अदर फैक्टर। ठीक है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो इंटरनल एनर्जी जो है आइडियल गैस यदि है तो वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस में सिर्फ 3 ही टर्म होती है, ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन, और ये तीनों टर्म काइनेटिक एनर्जी है। ये तीनों टर्म काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है टेम्परेचर पे। रियल गैस में जो इंटरनल एनर्जी होगी उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ये तीनों तो होगी, प्लस इंटरेक्शन टर्म भी होगी, अन्योन्य क्रिया। इंटरेक्शन को कहते हैं अन्योन्य क्रिया हिंदी में। ठीक है, हिंदी ज्यादा टफ है वैसे, इंग्लिश है। ठीक है, अन्योन्य क्रिया कह देते हैं। इंटरेक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आती है, तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती और फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो वो एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है यहाँ पे। तो जो रियल गैस की इंटरनल एनर्जी होगी वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी आएगी। रियल गैस की इंटरनल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये सभी पॉइंट्स तुम्हें लिख लो, ये याद होने चाहिए, डायरेक्ट पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहां तक? तो अब यहां पे क्या हुआ, अब जो हमने हीट दी उस हीट की वजह से टेम्परेचर चेंज हुआ, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है वो। और प्रेशर चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, इट मींस कुछ वर्क हुआ, क्योंकि पिस्टन ऊपर गया, प्रेशर चेंज हुआ, इसका मतलब पिस्टन ऊपर गया, पिस्टन ऊपर गया तो कुछ वर्क हुआ। तो जो हमने हीट दी उसका कुछ पार्ट तो चला गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी में, जिसको डी से लिख रहे हैं, और कुछ पार्ट चल गया वर्क में। तो ये एक टाइप की एनर्जी थी ना जो हमने इनिशियली दी, और उस एनर्जी का कुछ पोर्शन तो चला गया उसके टेम्परेचर को बढ़ाने में, मीन उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, और कुछ पोर्शन चल गया वर्क करने में। ठीक है, और यहां पे ये जो डेल्टा क्यू है और यहाँ डी यू लिखा है, यहाँ डेल्टा डब्ल्यू लिखा है, यहाँ पे डी यू क्यों लिखा है? तो यहाँ पे जो डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू है वो पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है, पाथ डिपेंडेंट, और जो डी यू है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ इंडिपेंडेंट। तो इस वजह से इसको डी लिखा है, यही रीजन, और कोई रीजन नहीं। अब ये पाथ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पाथ डिपेंडेंट का मतलब है कि जो गैस है, अब देखो यहाँ पे पीवी कर्व में, देखो पीवी कर्व में पहले गैस की ये पोजीशन थी P1 V1 T1, अब गैस ने ये पोजीशन ले ली P2 V2 T2। अब यहां से लेके यहां तक गैस ने एक पाथ ट्रेवल किया है ना। एक्चुअल में गैस ऐसा नहीं है भाई कहीं चली गई, गैस तो वही है ना जहां हम गर्म कर रहे हैं इसको, गैस तो यहीं रखी हुई है, बट गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इट मीन्स गैस ने अपना पाथ चेंज कर ली, गैस ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, गैस ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। इट मीन्स वो इस पाथ के थ्रू किसी और पॉइंट पे आ गई। तो ये जो पाथ है इसको अपने कहेंगे थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। जो पाथ होगा थर्मोडायनेमिकल, जो गैस ट्रेवल करेगी जिस पाथ को, उसको कहेंगे थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, उष्मागतिकीय प्रक्रम, thermodynamical process, path travels by the gas in PV curve, path traveled by the gas in PV curve। ठीक है, तो ये हमारे पास में डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू पाथ डिपेंडेंट है, डेल्टा यू पाथ इंडिपेंडेंट है। तो यहां से समझ में आया? तो इस वजह से डेल्टा क्यू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल है। तो ये इस पाथ पे ये डिपेंड कर रहे हैं डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू, लेकिन जो डी यू है वो सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करेगा। इंटरनल एनर्जी, ये लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करेगी। इसलिए इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है,
स्टेट फंक्शन का मतलब ऐसा फंक्शन जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता हो, दैट फंक्शन इज नोन टू बी स्टेट फंक्शन, उसको स्टेट फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो आई होप ये इतना क्लियर हुआ होगा भाई ये क्यों हमारे पास में ये जो इंटरनल एनर्जी वो स्टेट फंक्शन है, और जो डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू है वो पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे पास में जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्यों है, आई थिंक ये भी तुम्हें समझ में आया होगा। और इन सभी के जो यूनिट है वो जूल है, क्योंकि सभी एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब थोड़ा सा अपने रियल गैस, थोड़ा सा अपने इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रियल गैस और आइडियल गैस के बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज रियल गैस एंड व्हाट इज आइडियल गैस। सबसे पहले अपने आइडियल गैस के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर रियल गैस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आइडियल गैस, ये इंपॉर्टेंट है, मेंशन भी है तुम्हारे सिलेबस में। अब अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये वर्क डन वगैरह ये डिस्कस करेंगे अभी, ये इंटरनल एनर्जी वर्क डन ही अपने डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइडियल गैस की बात करें, व्हाट इज आइडियल गैस। अब गैस की बात करें तो देर आर नंबर ऑफ पार्टिकल इन गैस, देर आर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल इन गैस। किसी भी गैस की बात करो, लेट्स से दिस इज आवर गैस, और इस गैस में लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कह सकते हो, पार्टिकल कह सकते हो। मॉलिक्यूल को पार्टिकल कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज आवर गैस, दिस इज आइडियल गैस। कब किसी गैस को आइडियल गैस कहेंगे, आइडियल मतलब आदर्श, आदर्श गैस या परफेक्ट गैस भी कई बार कह देते हैं। नेचर में ऐसी गैस एग्जिस्ट नहीं करती, तो मैं समझ में आ जाएगा भाई क्यों नहीं एग्जिस्ट करती। परफेक्ट गैस, आइडियल गैस, ये जो गैस है ये इनके पार्टिकल है, पार्टिकल मतलब मॉलिक्यूल, इसको मॉलिक्यूल भी कह देते हैं पार्टिकल को। ठीक है, अब सबसे इसकी जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वो ये है, देयर इज नो इंटरेक्शन amongst the particle of the gas, that gas is known to be ideal gas. If there is no interaction amongst the, if there is no interaction amongst the particle of the gas, that gas is known to be आइडियल गैस। उस गैस को अपने आइडियल गैस कहेंगे जिसमें पार्टिकल के बीच में कोई भी इंटरेक्शन ना हो। ठीक है, मतलब ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल इस गैस के अंदर है, मान लो ये दो पार्टिकल हमने ले लिए, ये एक पार्टिकल ये एक पार्टिकल, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। इंटरेक्शन मीन्स देर इज नो अन्योन्य क्रिया, हिंदी में अन्योन्य क्रिया कह देते हैं इंटरेक्शन को। देर इज नो इंटरेक्शन मीन्स देर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, कोई भी दोनों के बीच में बल नहीं लग रहा, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। अब कोई फोर्स नहीं लग रहा, इट मीन्स देर इज नो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की जीरो होगी, स्थितिज ऊर्जा जीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम के पास में पोटेंशियल एनर्जी, इट मीन्स द सिस्टम इज इंटरेक्टिंग विद अनदर सिस्टम। हमारे पास में चाहिए अपने सन और अर्थ सिस्टम की बात करें, लेट्स से वी हैव दिस सन, दिस अर्थ, ये एक सिस्टम है। ठीक है, तो ये सन और अर्थ आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक इंटरेक्शन है दोनों के बीच में। व्हाट काइंड ऑफ इंटरेक्शन, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है, गुरुत्वाकर्षण अन्योन्य क्रिया है, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन इज, देयर इज ए ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स है Gm1 m2/r²। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज Gm/r, स्थितिज ऊर्जा। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये रिलेशन भी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है -F.dr। ये फॉर्मूला भी तुम याद रख सकते हो। जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है,
वो होती है एफ डॉट डी आर। ठीक है, तो अब हमारे पास में जो आइडियल गैस की डेफिनेशन वो क्या है? इफ देर इज नो इंटरेक्शन अमंग द पार्टिकल ऑफ द गैस, दैट गैस इज नोन टू बी आइडियल गैस। पार्टिकल के बीच में कोई इंटरेक्शन, इट मींस पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द आइडियल गैस इज जीरो। तो सेकंड पॉइंट ये लिख लो आइडियल गैस के लिए, पोटेंशियल एनर्जी, इट मींस स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज जीरो। पोटेंशियल एनर्जी को स्थितिज ऊर्जा कह देते हैं। इट मींस, और हमें पता है जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, टोटल एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी से लिख देते हैं इसको अपने। तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो, इट मींस इंटरनल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इट मींस इंटरनल एनर्जी भी टेम्परेचर का ही फंक्शन होगी। तो ये हमारे पास में थर्ड पॉइंट है, उसकी इंटरनल एनर्जी, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ये लिख लो, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ, हिंदी मेरी, सिर्फ टेम्परेचर, तापमान पर डिपेंड, निर्भर करती है। ठीक है, आइडियल गैस, आदर्श गैस की इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा सिर्फ तापमान पर निर्भर करती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइडियल गैस के। ठीक, ऐसे ही रियल गैस क्या होगी? व्हाट इज रियल गैस? रियल गैस की बात करें, इसको अपने वास्तविक गैस भी कह देते हैं, वंडरवाल गैस भी कह देते हैं, वास्तविक गैस। मेरे को हिंदी लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, बोलने में नहीं होती। वास्तविक गैस, वैसे मैं हिंदी मीडियम से ही हूँ, 12 तक मैंने हिंदी मीडियम से ही पढ़ा है सब कुछ। ठीक है, इस वजह से थोड़े बहुत वर्ड मुझे याद है क्या हिंदी में कहते हैं, बट हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश ज़्यादा ईजी है, और इंग्लिश में ही पढ़ो जो हिंदी मीडियम के, वो भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी तुम्हें भी, बिल्कुल भी। ठीक है, समझ में आ जाता है सब कुछ। रियल गैस की बात करें तो व्हाट इज रियल गैस? रियल गैस में बस सेम आइडियल गैस समझ आ गई तो रियल गैस भी समझ आ गई। देर इज सम इंटरेक्शन अमंग द पार्टिकल ऑफ गैस, देर इज इंटरेक्शन अमंग्स द पार्टिकल ऑफ गैस, मतलब गैस के पार्टिकल में इंटरेक्शन है, अन्योन्य क्रिया है, पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट करें, पार्टिकल के बीच में फोर्स लग रहा है। ये जो रियल गैस है, इसके जो पार्टिकल है इनमें आपस में कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। इफ देर इज फोर्स है तो एक इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन नॉन जीरो है, नॉन जीरो इंटरेक्शन है, नॉन जीरो इंटरेक्शन है, पोटेंशियल एनर्जी नॉन जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी नॉन जीरो है तो इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है, किसी और पैरामीटर पे डिपेंड करती है। तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, और फैक्टर पर भी डिपेंड करती है। दैट इज रियल गैस। आइडियल गैस जो इक्वेशन होगी हमारे पास में वो होगी पीवी इक्वल टू, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआरटी। पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एन नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल। यहाँ पे एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल। देखो इसको, इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है। पीवी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, यहाँ पे एन नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करता है। मोल क्या होते हैं हमारे पास में? अब यहाँ पे देखो, मोल का मतलब है, यहाँ पे एक मोल कितना होता है हमारे पास में? एक मोल का मतलब क्या? व्हाट इज मोल? ठीक है, मोल को अपने समझते हैं। मोल क्या है? जैसे हम किसी भी अपने नाइट्रोजन की बात करें या कार्बन की बात करें, जैसे कार्बन की बात करते हैं, कार्बन 12। तो कार्बन 12 की बात करें तो 12 ग्राम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कार्बन के कितने मॉलिक्यूल होंगे?
12 ग्राम कार्बन में वो होंगे हमारे पास में 6.023 इंटू 10⁻23। 12 ग्राम में जो कार्बन के मॉलिक्यूल होंगे वो इतने मॉलिक्यूल होंगे, इसको कहेंगे 1 मोल। ये जो नंबर होता है इसको कहेंगे Na, आवोगाद्रो नंबर। आवोगाद्रो नंबर कहेंगे इसको, Na। तो 1 मोल मतलब Na, कार्बन के 12 ग्राम में इतने पार्टिकल होंगे। ऐसे ही ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के 16 ग्राम में नंबर ऑफ मोल जो होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल जो होंगे ऑक्सीजन के 16 ग्राम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे O2 OO16। यदि ऑक्सीजन O2 की बात करेंगे तो वो 32 ग्राम हो जाएगा। O2 की बात करेंगे तो उसका 32 ग्राम हो जाएगा। 32 ग्राम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो होंगे 6.023 इंटू 10⁻23। तो इसको कहेंगे 1 मोल। ये 1 मोल होगा हमारे पास में, ठीक है। यदि हमें लेट्स से हमें कुछ ग्राम गिवन है, हमें पर्टिकुलर 12 ग्राम नहीं गिवन, हमें लेट्स से 6 ग्राम कार्बन गिवन है, 6 ग्राम कार्बन 12 हमें गिवन है, तो इसमें मोल कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल। तो 12 ग्राम में नंबर ऑफ मोल कितना होता है कार्बन का, 12 ग्राम में मोल होता है 1 मोल। तो 1 ग्राम में कितना मोल होगा, 1 ग्राम में मोल होगा 1/12। ये 1 ग्राम में मोल होगा। तो 6 ग्राम में कितना मोल होगा, 6 ग्राम में होगा 6/12, तो हाफ मोल। तो मोल की डेफिनेशन यहाँ से ये भी आ जाती है हमारे पास में, जितना ग्राम दिया वो लिख लो अपॉन उसका मोलर मास लिख लो। m होता है मोलर मास। ये जो 12 ग्राम है ना, इसको मोलर मास भी अपने कह देते हैं। ये जो 12 ग्राम कार्बन का मोलर मास 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, O2 का 32 है हमारे पास में, ठीक है। ये मोलर मास है m, और m है जो गिवन मास है। गिवन मास कितना गिवन है, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो मोल होंगे। और इस m ग्राम में 6 ग्राम में पार्टिकल कितने होंगे, 6 ग्राम में पार्टिकल कितने होंगे, 1 ग्राम में पार्टिकल होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 12। 1 ग्राम कार्बन में जो पार्टिकल होंगे इतने, 6 ग्राम में कितने होंगे, 6 इंटू 12, 6.023 इंटू 10⁻23। इतने पार्टिकल होंगे 1 ग्राम में, 6 ग्राम में। तो मतलब नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो, तो यहां से एक और डेफिनेशन आती है n/Na। तो n क्या होगा, n इंटू Na। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो होंगे, टोटल पार्टिकल इन ए गैस, वो होंगे n इंटू Na। n है नंबर ऑफ मोल, यदि नंबर ऑफ मोल पता है तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल गैस के अंदर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन होती है हमारे पास में, इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, PV, ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। PV इक्वल टू nRT को, PV n को ये भी लिख सकते हो तुम, स्मॉल n को, जो स्मॉल n है उसको ये लिख सकते हो n/Na RT, ठीक है। और R/Na को, R को लिख सकते हो NaKB, ठीक है। तो PV इक्वल टू R/Na को लिख दो KB, तो NKBT। तो ये इक्वेशन भी हमारे पास में सही है। Na नंबर ऑफ पार्टिकल है, अवोगाद्रो संख्या, KB बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और जो हमारे पास में अवोगाद्रो नंबर है उसमें ये रिलेशन, मतलब जो गैस कांस्टेंट और बोल्ट्जमान कांस्टेंट है उसमें ये रिलेशन होगा, R इक्वल टू NaKB, PV इक्वल टू NKBT। तो ये भी हमारे पास में आइडियल गैस इक्वेशन होगी। n क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, आइडियल गैस में यहाँ पे था टोटल नंबर ऑफ मोल, स्मॉल n था मोल, ठीक है। तो इस टाइप से अपने इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, PV इक्वल टू nRT था, n की जगह स्मॉल m बाई कैपिटल M आ जाएगा, RT। इस फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये हमारे पास में आइडियल गैस इक्वेशन। अब बात करते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ हमने डिस्कस किया था
उसमें हमारे पास में डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू डी यू, नॉट डेल्टा यू, डी यू प्लस वर्क डन। अब वर्क डन क्या है, यहाँ पे वर्क डन के बारे में अपने डिस्कस करते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है। वर्क डन, देखो वर्क डन की बात करें तो वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू से लिखते हैं, इसको पीडीवी से भी लिखा जाता है। ठीक है, जो हमारे पास में थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, इसमें गैस फिल की हुई है, इसके ऊपर पिस्टन लगा रखा है। ठीक है, इसमें अपने हीट सप्लाई करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे तो पिस्टन ऊपर जाएगा। ऊपर किस वजह से जाएगा, नीचे फोर्स लगेगा, नीचे प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स लगेगा, तो इसका वॉल्यूम चेंज होगा, गैस का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो ये हमारे पास में वर्क डन होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फॉर्म में, पी डी वी, V1 टू V2। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है पीवी कर्व में, ये हमारे पास में गैस थी, गैस की ये इनिशियल पोजीशन थी, लेट्स से ये गैस की फाइनल पोजीशन थी, गैस का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर अलग अलग था, लेट्स से जनरल केस लेके चल रहे हैं अपने, बाकी अलग अलग प्रोसेस डिस्कस करेंगे। लेट्स से ये गैस थी, ये गैस इस प्रोसेस से आई, तो इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम V1 था, फाइनल वॉल्यूम गैस का V2 हो गया। इनिशियल प्रेशर P1 था, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर P2 हो गया। तो यहाँ पे जो डेल्टा डब्ल्यू था वर्क, एक स्मॉल लेट्स से फॉर ए फिक्स प्रेशर की बात करें, फॉर स्मॉल चेंज इन प्रेशर लेट्स से देयर इज डीवी चेंज इन वॉल्यूम, वो फॉर स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम लेट्स से वी हैव फिक्स प्रेशर, लेट्स से ये डीवी है, वॉल्यूम में चेंज है, डीवी वॉल्यूम में चेंज है, इसके लिए जो प्रेशर है वो फिक्स है, पी, ये पी है। तो इस ये जो स्ट्रिप है, ये जो यहाँ पे लेंथ है, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, तो पी इंटू डी वी, तो इसको कहेंगे डी डब्ल्यू, पी इंटू डी वी। तो एरिया, स्ट्रिप का जो एरिया होगा, ऐसी बहुत सारी यदि स्ट्रिप ऐड कर देंगे यहाँ पे इस कर्व के नीचे अलग अलग प्रेशर के लिए, ये स्ट्रिप ऐड कर दी, ये स्ट्रिप ऐड कर दी, ऐसे अलग अलग बहुत सारी स्ट्रिप ऐड कर देंगे, तो इसका मतलब इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये आ जाएगा पी डी वी। तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इस कर्व के नीचे का एरिया रिप्रेजेंट करता है। तो इस कर्व के नीचे का बस कहने का, समझाने का यही मतलब है, बाकी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, यही समझाना चाह रहा था मैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर द कर्व। तो ये जो वर्क डन है यहाँ पे पी डी वी, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर द पीवी कर्व। बस ये पॉइंट तुम्हें याद रखना, एरिया अंडर दी पीवी कर्व। और एरिया अंडर दी जो पीवी कर्व है हमारे पास में, जो वर्क डन है हमारे पास में, वो ग्रेटर देन जीरो होगा, इधर डीवी ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब डीवी क्या है, वॉल्यूम में चेंज, V2 माइनस V1, यदि ये ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा, इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, एक्सपेंशन इसको कहेंगे, एक्सपेंशन, गैस है वो एक्सपेंड कर रही है। यदि डी डब्ल्यू लेस देन जीरो है, इसका मतलब है, कई बार डी डब्ल्यू भी लिख देते हैं, वैसे डी डब्ल्यू लिखना सही नहीं है, डेल्टा लिखते हैं, बट कई बार कई बुक्स में तुम्हें डी डब्ल्यू भी लिखा मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट नोटेशन है। तो इसमें डी वी की वैल्यू लेस देन जीरो है, इसका मतलब V2 माइनस V1 लेस देन जीरो है, इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम है, इसका मतलब कंप्रेशन हुआ है, कंप्रेशन हुआ है, इसका मतलब वर्क डन नेगेटिव है। तो मतलब वर्क डन एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे ये हमें एक, जैसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ये ग्राफ गिवन है तुम्हें, लेट्स से यहाँ P नोट है प्रेशर, यहाँ 2 P नोट है, यहाँ वॉल्यूम V नोट है, यहाँ 3 V नोट है, और तुम्हें इस टाइप का एक कर्व गिवन है, इस टाइप का एक साइक्लिक कर्व गिवन है तुम्हें, गैस यहाँ से चली, पहले यहाँ गई, फिर यहाँ गई, तो ABC प्रोसेस में टोटल वर्क डन बताओ कितना है, टोटल वर्क डन। गैस पहले A पॉइंट से चली, A पॉइंट से गैस B पॉइंट तक गई, ठीक है, B पॉइंट से गैस C पॉइंट तक गई, C से A तक गई। A से B अभी नहीं बता पाओगे तुम डायरेक्ट, यदि अलग अलग प्रोसेस की बात करें, पहले A टू B प्रोसेस के लिए वर्क डन बताओ, फिर B टू C प्रोसेस के लिए बताओ, C टू A के लिए बताओ,
अलग अलग प्रोसेस के लिए अभी नहीं बता पाओगे क्योंकि हमने अभी प्रोसेस नहीं पढ़े हैं, वो अपने अभी पढ़ेंगे आगे। लेकिन तुम कंबाइंड वर्क, टोटल वर्क डायरेक्टली बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? जब भी ऐसा साइक्लिक प्रोसेस हो, इस टाइप का क्लोज प्रोसेस हो, तो साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा ये याद रखना, जो साइकिल के अंदर का एरिया होगा वही वर्क डन होगा। साइक्लिक प्रोसेस में एरिया ऑफ साइकिल, ये साइक्लिक प्रोसेस मतलब जहां से स्टार्ट हुआ वहीं खत्म हो गया ये प्रोसेस, उसे साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। साइक्लिक प्रोसेस की डेफिनेशन लिख देता हूं। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, जो जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होते हैं। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं खत्म हो गया, साइक्लिक प्रोसेस। तो टोटल वर्क निकालना है तो एरिया निकाल लो इसका। इसका एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया इक्विलैटरल ट्राइंगल है, सॉरी ये हाफ इंटू बेस कितना है 3v0 माइनस v0, ये बेस है। 3v0 में से v0 माइनस कर दिया। हाइट कितनी है 2p0 माइनस p0, तो ये आ जाएगा हाफ 2v0 p0, तो p0 v0, ये इसका एरिया आ जाएगा। बाकी इंडिविजुअल प्रोसेस का निकालेंगे, वो अपने डिस्कस करेंगे अभी आगे कि ए बी का कैसे निकालें, बी सी का कैसे निकालें, सी ए का कैसे निकालें, वो सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, अभी के लिए याद रखो कि एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो हमारे पास में वर्क डन होगा यहाँ पे। ठीक है, वर्क डन की जो यूनिट होती है हमारे पास में वो कितनी होती है, जूल होती है। न्यूटन इंटू मीटर भी लिख सकते हैं या जूल भी लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर या जूल, ये वर्क डन की हमारे पास में यूनिट होगी। तो बाकी अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आगे। फर्स्ट लॉ के बारे में अपने और भी डिस्कस करेंगे, इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फर्स्ट लॉ और डिस्कस करेंगे, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के बाद में प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस, स्पेसिफिक हीट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर अपने आएंगे हीट इंजन और उस पर, ठीक है, ये अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर अपने हीट इंजन, सेकंड लॉ, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर।